दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या डायरेक्ट सेक्शन को रटना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज की क्लास के बाद आपके अंदर का सारा डर खत्म होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ द पेटेंट्स एक्ट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम पूरा का पूरा पेटेंट सिस्टम को समझेंगे। कैसे काम करता है, कैसे सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस सेक्शन का क्या मतलब है, कौन सा रूल किस समय लगाया जाता है, कहाँ पर एप्लीकेबल है, एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास। दोस्तों अपना नोटबुक या जो भी आपके पास कॉपी रजिस्टर है उसको लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं आपसे एक होमवर्क मैंने आपको दिया था उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, और आगे फर्दर क्या आपको करना है, कैसे आगे पढ़ना है चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझिए दोस्तों, आपको पढ़ना क्या है। पेटेंट्स एक्ट 1970 एंड पेटेंट्स एक्ट पढ़ना है, और दूसरा क्या है हमारा दोस्तों, पेटेंट्स रूल्स। ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई भी एक्ट हो बिना रूल के काम नहीं करता है, कोई भी एक्ट बिना रूल के काम नहीं करता है। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो हमारा पेटेंट्स एक्ट 1970 था, ये 20 अप्रैल 1970 को लागू हो गया था। सॉरी, 1972 को, 20 अप्रैल 1972 को लागू हो गया था। 1970 में बना था, लेकिन लागू कब से हुआ था, 20 अप्रैल 1972, मतलब कि इफेक्टिव हो गया था, काम करना शुरू कर दिया था। सेम उसी दिन 20 अप्रैल 1972 को हमारा द पेटेंट्स रूल्स 1972 भी बन गया था। द पेटेंट्स रूल 1972, क्योंकि कोई भी एक्ट बिना रूल के काम नहीं करता। अब देखिए दोस्तों, दो तीन इनमें फ़र्क समझिए, डिफरेंस समझिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। पेटेंट किसी भी एक्ट के साथ रूल को कभी भी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि अगर मिला देंगे तो एक्ट, पहली चीज़ तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक्ट में जो अमेंडमेंट होते हैं दोस्तों वो बहुत रेयर होते हैं। एक्ट में जब भी आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे वो आपको रेयर मिलेंगे। लेकिन रूल्स में अगर आप अमेंडमेंट देखेंगे दोस्तों, तो रूल्स में अमेंडमेंट दोस्तों बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि इसको अलग कर दिया है और इसको अलग कर दिया है। पेटेंट्स एक्ट में अभी तक हम देखें दोस्तों, तो मेजर मेजर जो इसमें 3 अमेंडमेंट हुए हैं, मेजर 3 अमेंडमेंट हुए हैं, और अगर एक और अमेंडमेंट ऐड कर दें, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, तो टोटल होते हैं हमारे दोस्तों यहाँ पर 4 अमेंडमेंट्स। पेटेंट्स रूल्स की बात करें तो दोस्तों इसमें 2003 के बाद से, उसके पहले की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि पेटेंट्स रूल 1972 रिपील कर दिया गया, उसकी जगह आ गया है पेटेंट्स रूल्स 2003। पेटेंट्स रूल्स 2003, 1972 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, पेटेंट्स रूल्स 2003 आ गया। और इसमें टोटल दोस्तों अभी तक 12 यानी कि 12 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है। अब आप ये समझिए, क्योंकि वाइवा में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पेटेंट्स रूल्स 2003 क्यों लाया गया। बहुत सिंपल सा आंसर है, 2 मिनट वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा, फिर आंसर बताइएगा। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 1972 में, जब हमारा पेटेंट्स रूल्स आया। उस समय क्या होता था, मोस्टली सारी चीज़ें दोस्तों ऑफलाइन थी, सारी चीज़ें हमारी ऑफलाइन थी। अगर आपको अप्लाई करना है पेटेंट के लिए तो आपको कहाँ जाना पड़ता था, जो आपका ज्यूरिसडिक्शन था, मतलब जिस एरिया से आप बिलोंग करते थे। जैसे सपोज मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, तो आपको जाना पड़ता था पेटेंट ऑफिस न्यू दिल्ली। कहाँ जाना पड़ता था, पेटेंट ऑफिस न्यू दिल्ली। मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता था, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत स्लो था। पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत स्लो था, हर चीज़ के लिए आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता था। आपको मान लीजिए पेटेंट का अपना स्टेटस ट्रैक करवाना है तो उसके लिए भी आपको वहीं जाना है, आपको एप्लीकेशन चेक करनी है उसके लिए भी वहाँ जाना है, आपको फीस जमा करनी है उसके लिए भी वहीं जाना है, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑफलाइन था। ये यूपीआई वगैरह पहले नहीं चलता था। लेकिन 2003 में क्या हुआ, 2003 में जो हमारा 2002 में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था पेटेंट्स एक्ट में, पेटेंट्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था ट्रिप्स के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हमारा पेटेंट्स रूल्स 2003 आया और पुराने वाले को रिपील किया गया। तो ये इसलिए लाया गया ताकि पुराने सिस्टम को हम और मॉडर्न बना सकें, और बेहतर बना सकें, और इफ़ेक्टिव बना सकें। तो उन्होंने क्या बोला कि अब 2003 वाले सिस्टम में जो हमारा रूल्स है, इसमें हम ऑनलाइन प्रोसेस भी ऐड करेंगे। तो ऑफलाइन तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन भी, क्योंकि उस समय इंटरनेट शुरू हो चुका था और काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी थी। तो पेटेंट्स रूल्स 2003 एक तरह से मॉडर्न करना था, इसलिए उन्होंने पुराने वाले पेटेंट्स रूल को रिप्लेस किया और नया वाला पेटेंट्स रूल 2003 आ गया। और ये प्रोसेस फास्ट करना था, इसलिए ये सारी चीज़ें करी गई। यहाँ तक समझ में आ गया, क्यों आया, पुराना क्यों रिप्लेस किया गया, ये आपको समझ में आ गया। कितने अमेंडमेंट हुए ये भी आपको समझ में आ गया। एक्ट में अमेंडमेंट बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं।
इसलिए एक्ट को अलग रखा जाता है। रूल्स में अमेंडमेंट अक्सर होते रहते हैं, इसलिए रूल्स को अलग रखा गया। अगर साथ ही में कर देंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एक्ट हमें क्या बताता है? बेसिकली एक्ट हमें बताता है हमारी ड्यूटीज़ के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में, क्या पनिशमेंट दिया जाना है, ये सब कहाँ डिफाइन होता है दोस्तों? ये सब कहाँ बताया जाता है? एक्ट में। रूल्स हमें क्या बताता है? रूल्स हमें बताता है अगर आपको किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है तो कौन सा फॉर्म लगेगा, क्या उस फॉर्म का फॉर्मेट है, कितनी आपको फीस देनी पड़ेगी, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ कहाँ पता चलता है दोस्तों? हमें रूल्स में। अब एक्ट की बात करें तो एक्ट बनाता कौन है? सबसे पहले बिल लाती है सरकार। गवर्नमेंट के लोग होते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, पार्लियामेंट में बहस होती है, वहाँ पर बिल रखा जाता है। बिल पास होता है पहले लोकसभा में, उसके बाद आपका राज्यसभा में। दोनों जगह से पास होने के बाद कहाँ जाता है दोस्तों? प्रेसिडेंट के पास। कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं, मतलब कि असेंट मतलब कि अप्रूवल। उसके बाद वो बिल बन जाता है एक्ट। तो अगर हम देखें इनिशियल तौर पर कहाँ से ये एक्ट बना? पार्लियामेंट से। तो माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, पेटेंट एक्ट जो भी है वो कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट, क्योंकि इनिशियली जो प्रोसेस शुरू होता है वो पार्लियामेंट से ही होता है। तो एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। लेकिन रूल्स कौन बनाता है? और यही एक्ट में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो नोटिफाई कर सकती है कि रूल्स बनाने जा रहे हैं, ये रूल्स बनाया गया है। तो इसका मतलब रूल्स कौन बनाता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या हम ये बोल सकते हैं ऑथराइज्ड बॉडी। ऑथराइज्ड बॉडी। मुझे लगता है आपको अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब हमें मान लीजिए सपोज पेटेंट के लिए अप्लाई करना है, तो अब पेटेंट के लिए अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा उसको समझिए। पेटेंट के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, आपके पास दो तरीके हैं। मान लीजिए सपोज आप जाते हैं पेटेंट के लिए अप्लाई करने, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है दोस्तों? आप जाएंगे सीधे आईपी इंडिया की वेबसाइट ओपन करेंगे और आईपी इंडिया की वेबसाइट पर आप जा करके अप्लाई करेंगे। आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जा करके दोस्तों आप अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? आप बोलेंगे यार मैंने आईपी इंडिया की वेबसाइट ओपन करी, वहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। दूसरा तरीका ये है, अब आप ढूंढेंगे यार कैसे अप्लाई किया जा सकता है, आप बहुत सर्च करते हो, आपको पता चलेगा कि कोई पेटेंट एजेंट होते हैं, ये लोग भी काम यही करते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर आप पेटेंट एजेंट के बारे में सर्च करेंगे और फिर आप जाएंगे आईपी इंडिया की वेबसाइट पर, वहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये पेटेंट एजेंट सच में होते हैं। तो वहाँ पर आईपी इंडिया की वेबसाइट पर सेक्शन नंबर 125 में ये बोला गया है कि रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट्स, मतलब कि पेटेंट एजेंट का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अच्छा पेटेंट एजेंट भी होते हैं। तो आपको दूसरा मेथड समझ में आ गया कि अब हम जा सकते हैं पेटेंट एजेंट के पास। तो आप जाएंगे पेटेंट एजेंट के पास। देखिए दोनों ही मेथड के अपने अपने प्रॉस हैं, अपने अपने कॉन्स हैं, मतलब किसी का फ़ायदा है, किसी का नुकसान है। आईपी इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप अप्लाई करते हैं, पहली चीज़ आपको फ़ायदा क्या है? आपको जो फ़ीस है वो जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड जो भी फ़ीस होती है वो फ़ीस लगेगी। ठीक है, और बस एक नुकसान क्या है कि रिजेक्शन के चांसेस आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और हम उस फील्ड से उतना टेक्निकल नहीं समझ होती है, तो कई बार हमारा रिजेक्ट हो सकता है पेटेंट का एप्लीकेशन। ये इसका लॉस है और फीस कम है, ये इसका फ़ायदा है। अगर पेटेंट एजेंट के पास जाते हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो फीस लगती है वो तो लगती है, प्लस उसके अलावा पेटेंट एजेंट अपनी फ़ीस ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक नुकसान आपका ये है कि यहाँ पर जो फीस है वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन के, पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के दोस्तों आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक तरह से इसका फ़ायदा है। ठीक, समझ में आ गया ये चीज़ें आपको? तो दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 में आपको अपने इन्वेंशन की डिटेल्स, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने इन्वेंशन की डिटेल्स, ये सब कुछ आपको फॉर्म नंबर 1 में देनी होती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये डिटेल्स तो हम दे देंगे, लेकिन क्या डिटेल्स देने के पहले मुझे पता है क्या कि मेरा इन्वेंशन जो है ये पेटेंटेबल है भी या फिर नहीं है? मेरा इन्वेंशन पेटेंटेबल है भी या फिर नहीं है, मतलब कि मुझे पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी कि मेरा इन्वेंशन पेटेंट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों पेटेंट की दुनिया की। तो अब इसकी क्या कंडीशन है दोस्तों?
इसकी कंडीशन ये है दोस्तों, 4 बेसिकली कंडीशन होती हैं कोई भी इन्वेंशन की पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की। दोस्तों मेनली 4 आपकी कंडीशन होती हैं। नंबर 1 नॉवेल्टी, मतलब ये है कि जो आपका इन्वेंशन है, नॉवेल मतलब कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यू, जो आपका इन्वेंशन है वो आपका क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस समझते चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉवेल्टी। नंबर 2 क्या कहती है, नंबर 2 कहता है आपका नॉन ऑब्वियसनेस, नॉन ऑब्वियसनेस। नंबर 3 कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एंड नंबर 4 पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, बस पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। देखिए दोस्तों, सिर्फ ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल कर रही हैं मतलब कि आपका जो इन्वेंशन है वो पेटेंट किया जा सकता है, उसको पेटेंट मिल जाएगा, वो पेटेंट के लिए आपका इन्वेंशन एलिजिबल है। सबसे पहली कंडीशन नॉवेल्टी, मतलब कि एकदम नया होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि नया होना चाहिए तो हमें पता कैसे चलेगा नया होना चाहिए। उसके लिए होता है दोस्तों प्रायर आर्ट, उसको बोलते हैं प्रायर आर्ट। प्रायर आर्ट मतलब कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारा इन्वेंशन है ये नया है, तो हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए प्रायर आर्ट सर्च बोलते हैं इसे। मतलब कि आपको जैसे अप्लाई करना है, जैसे पेटेंट एजेंट को आपने दिया फॉर्म, आपने उन्हें बताया कि ये मेरा इन्वेंशन है, पेटेंट एजेंट क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे। अब सर्च कहाँ पर किया जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि आप आईपी इंडिया का जो वेबसाइट है, आईपी इंडिया का वेबसाइट है, इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम जिसे बोलते हैं, इन पास, यहाँ पे जा करके चेक करेंगे। ठीक है, पहला यहां पे जाकर के चेक करेंगे। दूसरा गूगल पेटेंट्स, आप यहां पर जाकर के चेक करेंगे, गूगल पेटेंट्स में आप जाकर के चेक करेंगे। तीसरा वीपो का हमारा पेटेंट सर्च के लिए डेटाबेस है, वीपो पेटेंट स्कोप बोलते हैं जिसको, वीपो पेटेंट स्कोप। ठीक है, इसके अलावा यूएस पेटेंट ऑफिस का डेटाबेस, यूएसपीटीओ, यूएस पेटेंट ऑफिस का डेटाबेस आप चेक करेंगे। इसके अलावा यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का भी आप डेटाबेस चेक करेंगे, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का डेटाबेस, इसको बोलते हैं स्पेस नेट। इसके अलावा आप हर एक जगह चेक करेंगे कि कहीं पर ये पता तो नहीं चल रहा है ये इन्वेंशन अवेलेबल है। मतलब हर एक जगह कहाँ चेक कर सकते हैं आप, जर्नल में चेक कर सकते हैं, जर्नल्स में, रिसर्च पेपर में, किसी पब्लिक डोमेन में, हर जगह आपको ये चेक करना पड़ता है कि कहीं ये अवेलेबल तो नहीं है इन्वेंशन। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज नॉवेल्टी, एकदम न्यू होना चाहिए, एकदम नया, कहीं पर भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब नॉवेल्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने ये देखा यहाँ पर कि ये इसको हर जगह चेक किया जाता है दुनिया में। मतलब कि आपका जो पेटेंट है उसका नॉवेल्टी जब हम चेक करते हैं तो उसको हम चेक करते हैं ग्लोबली, मतलब कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसको हम चेक करते हैं ग्लोबली। लेकिन जो दोस्तों आपको पेटेंट दिया जाता है वो पेटेंट होता है टेरिटोरियल इन नेचर। मतलब कि पेटेंट जो आपको दिया जाता है वो होता है टेरिटोरियल, मतलब कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लिए आपने इंडिया में अपनी कंट्री में पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको वो जो पेटेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही वैलिड होगा, इंडिया के लिए ही वैलिड होगा। लेकिन नॉवेल्टी जो हम चेक करते हैं वो ग्लोबली चेक करते हैं। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि कोई आपने ऐसा इन्वेंशन बनाया, आपने उसको चेक किया, मान लीजिए सपोज कि जो है वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपकी कंट्री में अगर वो अवेलेबल है, आपको ऐसा लगता है कि क्या ये न्यू है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? अगर आपकी कंट्री में वो अवेलेबल है लेकिन पूरी दुनिया में और कहीं अवेलेबल नहीं है, आपकी कंट्री में मान लीजिए कहीं पब्लिश हो चुका है या कहीं ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है, तब भी उसे नॉवेल या न्यू नहीं माना जाएगा। पूरी दुनिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इन्वेंशन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, एकदम न्यू होना चाहिए। ठीक, पहली चीज़ ये समझ में आ गई, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। सेकंड कंडीशन दोस्तों क्या कहता है, सेकंड कंडीशन कहता है हमारा नॉन ऑब्वियसनेस। अब देखिए इसको समझिए, ऑब्वियस मतलब क्या? ऑब्वियस मतलब मैं हिंदी में समझाऊं, लिखूं तो स्पष्ट। कोई चीज़ अगर ऑब्वियस है मेरे लिए, मुझे मतलब ईजिली समझ में आ रही है,
अगर मुझे इजीली समझ में आ रही तो भाई वो पेटेंट के लिए कैसे वो एलिजिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब इसमें देखिए जो सेकंड पॉइंट कह रहा है नॉन ऑब्वियसनेस, इसको ये भी बोला जाता है इन्वेंटिव स्टेप। क्या बोला जाता है? इन्वेंटिव स्टेप। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी आपका इन्वेंशन है उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट हो, अब जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई एक लैपटॉप है, उसमें 8 GB का हमारा रैम लगा हुआ है, ठीक है, उसमें 8 GB का हमारा रैम लगा हुआ है। आप आए, आपने बोला 8 GB की जगह मैं 16 GB कर देता हूँ उसको, तो क्या ये कोई कोई ऐसा नॉन ऑब्वियसनेस, ये कैसा है? ये कुछ आपको लगा, कुछ आपने चेंजेस किए, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ एडवांसमेंट लग रहा है क्या आपको कहीं से कि ये एडवांसमेंट किया गया है? या बहुत सारे जगह आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे या सुने होंगे, कई लोग एग्जाम्पल बताते भी हैं, सब लोग मोस्टली बोलते हैं मेडिसिन को मिला दिया गया, सेम मेडिसिन को मिला दिया गया और बोल दिया गया। क्या कोई एडवांसमेंट हुआ? कोई नहीं हुआ। मतलब कि ये है, जैसे मान लीजिए कोई आपने गाड़ी बनाई, व्हीकल आपने बनाया, व्हीकल में आपने एक इंजन लगाया, इंजन रहता है, इंजन के बाद क्या हुआ कि आपने बोला कि अब हम इस इंजन को और मॉडिफाई कर रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं। रिफाइन करने के बाद गाड़ी के क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी पे कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। तो जब असर ही नहीं पड़ा तो वो टेक्निकल एडवांसमेंट हो ही नहीं सकता। मतलब कि कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, तो जब इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ तो उसे हम टेक्निकल एडवांसमेंट कैसे मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। तो ये क्या है कि नॉन ऑब्वियसनेस मतलब ही यही है कि टेक्निकल एडवांसमेंट हो, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखे, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हो, और जो पर्सन है हमारा, जो भी स्किल्ड इन दैट आर्ट, नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन, ये एक लीगल लैंग्वेज है जो आपको उसमें देखी होगी, आपने लिखी होगी, कहीं पर भी आपने पढ़ी होगी, सब जगह यही लिखा रहता है, नॉन ऑब्वियसनेस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। मतलब कि जो उस क्षेत्र का, उस फील्ड का जानकार है, उसके लिए वो नॉन ऑब्वियसनेस हो, उसके लिए ऑब्वियसनेस ना हो, मतलब उसको समझ में आए तो कोई मतलब ही नहीं, उसके लिए नॉन ऑब्वियसनेस हो, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रही है, तब हम मान सकते हैं कि ये पेटेंटेबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है इन्वेंटिव स्टेप, ये इसी का ही दूसरा नाम है। मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट हो, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, साथ ही साथ कोई ऐसा पर्सन हो जो कि उस फील्ड में स्किल्ड हो, उसके लिए वो नॉन ऑब्वियसनेस हो। ठीक है, आ गया समझ में? उसके लिए नॉन ऑब्वियसनेस हो, मतलब उसको समझ में नहीं आए। ठीक है, ऑब्वियस मतलब जो इजीली समझ में आ जाता है, नॉन ऑब्वियस जो समझ में नहीं आ रहा है। तो यही इसका दूसरा हमारा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। थर्ड क्या कह रहा है? कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होना चाहिए, आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी जिसका कोई यूज़ ही नहीं, आप 10 साल से रखें, आपने अपना पेटेंट बना दिया, मतलब आपको जो है क्या बोलते हैं, पेटेंट मिल गया, या आपने कोई इन्वेंशन बना दिया, आप उसको रखें 10 साल से, आप उसको कभी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, या उसका कोई इंडस्ट्री में यूज़ है ही नहीं, लेकिन आपने बना दिया। तो कोई भी ऐसा इन्वेंशन जिसको हम ये देख सकते हैं कि इसका इंडस्ट्री में कोई यूज़ ही नहीं है, उसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। नंबर 3, फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है? पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अपने सेक्शन, तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में दोस्तों हमें बताया गया है कि कुछ ऐसे इन्वेंशंस होते हैं जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते, पेटेंटेबिलिटी की क्राइटेरिया से बाहर रखा गया उनको, उन्हें हम बोलते हैं नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। क्या बोलते हैं? नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। तो इसका मतलब ये है पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर का कि कुछ ऐसे जो भी इन्वेंशन हमारे इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, मतलब इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं सेक्शन 3 एंड 4 को, उनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी चौथी जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि हमारे पहले तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फोर्थ कंडीशन कह रहा है सेक्शन 3 एंड 4 में नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल 4 हमारी कंडीशन है। अब इससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट एक एक करके सेक्शन समझेंगे, कौन कौन से सेक्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको भी एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, कंडीशन फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन, देयर इज अ सेट क्राइटेरियन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21J ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970। सेक्शन 21J में बेसिकली आपकी डेफिनेशन दी गई है दोस्तों इन्वेंशन की। देखिए आप ये मत समझिएगा कि हम आपको सेक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ अभी सिर्फ आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं, आपका फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। एक एक सेक्शन पढ़ेंगे दोस्तों अपनी अगली क्लास में, घबराना नहीं है, बस आप देखते चलिए बस। ठीक है,
क्या कह रहा है कि सेक्शन 21J यानी कि इन्वेंशन का इन्होंने एक सेट क्राइटेरिया दिया हुआ है। वो सेट क्राइटेरिया क्या है? वो यही है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नॉवेल्टी न्यू होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, नॉन ऑब्वियसनेस होना चाहिए टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। नीचे नोट में देखिए क्या लिखा है दोस्तों, पेटेंट राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। पेटेंट राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। अ पेटेंट इज इनफोर्सेबल ओनली इन द कंट्री वेयर इट इज ग्रांटेड। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इसके जो पेटेंट के राइट्स होते हैं ये टेरिटोरियल होते हैं। जिस कंट्री में आपने अप्लाई किया, जिस कंट्री में आपको मिला है, अप्लाई नहीं किया, जिस कंट्री में आपको पेटेंट ग्रांट हुआ है, बस वहीं के लिए ही ये एप्लीकेबल है। ग्रांट ऑफ पेटेंट इन वन कंट्री डज नॉट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन एनी अदर कंट्री। इंडिया में आपको मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंट्री में भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आपका टेरिटोरियल होता है। अब देखिए यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, नोवेल्टी इज नॉट टेरिटोरियल, इट इज ग्लोबल। While examine a patent application, the patent office considers prior art from anywhere in the world. If the invention has already been published, disclosed anywhere before the filing date, it will not be considered novel, even if it has never been disclosed in the country where the application is filed. मतलब ये समझिए कि आपकी नॉवेल्टी चली जाएगी उस समय कि अगर आपने सर्च किया और आपने देखा कि एक कंट्री में कहीं पर भी ये जो है आपका डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन बाकी कहीं पर भी जो है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उससे मतलब नहीं है, आपकी नॉवेल्टी यहाँ पर चली जाएगी। मतलब फिर तब आपका इन्वेंशन नॉवेल या न्यू नहीं रह जाएगा। तो ये इन्वेंशन का एक सेट क्राइटेरिया दिया गया है सेक्शन नंबर 21J में। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज़ को समझिए। चैप्टर मैंने आपको दिए थे, होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चैप्टर 1 जो है दोस्तों, ये हमें क्या बताता है, क्या आपको आता है चैप्टर 1 में क्या दिया गया है? चैप्टर 1 दिया गया है प्रीलिमिनरी, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारे 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 है और उसके बाद क्या है दोस्तों, सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 में बेसिकली क्या बोला जाता है? सेक्शन 1 में बोला जाता है कि द पेटेंट्स एक्ट ये है, इट शुड बी और इट विल बी एप्लीकेबल टू द एक्सटेंस टू द होल इंडिया, पूरे भारत पे लागू रहेगा, इसका नाम पेटेंट एक्ट इसको लिया जाएगा। सेक्शन 2 में क्या होता है? सेक्शन 2 में किसी भी एक्ट में देखेंगे हर जगह आपको सेक्शन 2 में डेफिनीशन डिफाइन करेंगे, डेफिनीशन बताई जाती है, हर एक चीज़ की डेफिनीशन है, हर एक चीज़ की। पेटेंट एजेंट की डेफिनीशन है, कंट्रोलर की डेफिनीशन है, इन्वेंशन की डेफिनीशन है, और जो इन्वेंशन के आपके क्राइटेरिया हैं, इन्वेंटिव स्टेप, कैपेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इन सब की आपकी डेफिनीशन दी गई है, ठीक है। तो सेक्शन 2 में पूरी की पूरी टोटल डेफिनीशन है, हमें वो डेफिनेशन याद करनी है। सेक्शन 1 में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है हमारा? नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। अब चैप्टर 2 के अंदर भी दोस्तों हमारे 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। सेक्शन जो 5 है वो हमारा हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, ओमिटेड। सेक्शन नंबर 4 रिलेटेड है हमारा एटॉमिक एनर्जी से, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 भी हमारा रिलेटेड है नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन से। मतलब इसमें इन्होंने टोटल 15 कैटेगरी हमारी डिफाइन करी है, उनको बताया है कि ऐसी 15 कैटेगरी हैं जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं, और सेक्शन 4 में दिया गया है एटॉमिक एनर्जी। तो अभी हम लोग एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो कि सेक्शन 2 में डिफाइन है, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? सेक्शन 21J में डेफिनेशन डिफाइन की गई थी आपकी इन्वेंशन की। अब देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा था सेक्शन 3 और सेक्शन 4, इसको दोस्तों हम लोग तब करेंगे जब हमारा सेक्शन वाला क्लास स्टार्ट होगा, जब हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली एक क्लास के बाद आपका मैं मोस्टली आपका सेक्शन वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एक एक करके पूरे 163 सेक्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में सब आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको इसको देखना नहीं है, इसको फॉलो नहीं करना है, बस मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है, मैंने आपको बता दिया है कि ये चैप्टर नंबर आपका 2 है, जिसमें दिया गया है इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल। व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, क्या इन्वेंशन नहीं है, सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी नॉन पेटेंटेबल। मतलब कि किन किन का हम पेटेंट नहीं करा सकते। टोटल 15 कैटेगरी हैं सेक्शन नंबर 3 में। अब देखिए, जैसे सेक्शन नंबर 3A क्या कह रहा है? एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कंट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज। फ्रिवलस मतलब क्या है?
फ्रिवलेस मतलब ऐसी चीज़ है जो कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब मान लीजिए कोई बोलता है कि मैंने एक ऐसी मशीन या ऐसा फ़ैन बना, ऐसी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ऐसा बोलिए मैकेनिकल डिवाइस बनाई जो बिना एनर्जी के काम करती है। तो क्या कोई ऐसी डिवाइस हो सकती है? भाई मैनुअल भी अगर आपको हाथ लगाना पड़ा तो भी तो उसमें आपको मेहनत लगेगी, तो भी तो उसमें एनर्जी लगेगी, तभी तो मैनुअल डिवाइस आपकी जो मैकेनिकल डिवाइस है वो काम करेगी। तो मतलब कि ऐसा, ये क्या इन्वेंशन फ्रिवलेस है, ये आप मान के चलिए कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज, नेचुरल लॉज के अगेंस्ट है। मान लीजिए आपने बोला मैं एक ऐसी ड्रिंक बना देता हूं जिसको पीने के बाद आपकी हाइट हर साल 1 फीट बढ़ेगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कोई इन्वेंशन? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश जो नेचुरल लॉज हैं उनके अगेंस्ट है। ये है हमारा सेक्शन नंबर 3 है, मतलब ऐसे इन्वेंशन इनको हम पेटेंट नहीं करा सकते। तो ऐसे टोटल हमारी 15 कैटेगरी हैं दोस्तों, और अगर सेक्शन 4 भी ले लें तो दोस्तों यहाँ पर आ जाती है हमारी टोटल 16 कैटेगरी। तो ये जब हम लोग सेक्शन वाली क्लास करेंगे तब वहाँ पर हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है। इसके बाद हम आपको एक एक सेक्शन पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दोस्तों, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के साथ साथ उसके सेक्शन भी मैंने यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको दिए। अभी मैंने सारे सेक्शन आपको इसलिए नहीं दिए क्योंकि अभी आपको एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए अभी आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन। सेक्शन 21J क्या डिफाइन है? मैंने अभी आपको बताया था, सेक्शन 21J में इन्वेंशन डिफाइन है। इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट or process involving an inventive step and capable of industrial application। मतलब कि इन्वेंशन के लिए जो क्राइटेरिया सेट है वो इन्वेंशन का मतलब कहाँ दिया है? सेक्शन 21J में। क्या कह रहा है? न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या कह रहा है? न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यही तो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा एक और मैंने क्राइटेरिया ऐड कर दिया, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्वेंटिव स्टेप की जो मैंने आपको बात करी, ये कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन नंबर 21JA में। सेक्शन नंबर 21JA में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी समझ चुके हैं। इन्वेंटिव स्टेप मीन्स अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांसमेंट, जिसमें ये हो एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हो, or both, and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art। समझ गए? मतलब जो भी हमारा पर्सन उस फील्ड में स्किल्ड है उसके लिए वो नॉट ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब उसको समझ में नहीं आना चाहिए, उसके लिए ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 21AC में डिफाइन है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन रिलेशन टू एन इन्वेंशन मीन्स दैट द इन्वेंशन इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। डिटेल में हम बात कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 21N में डिफाइन है रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट। सिर्फ पेटेंट एजेंट समझिए, रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट नहीं, क्योंकि सेक्शन 2 है, मतलब ये समझिए डेफिनेशन की बात हो रही है। तो सेक्शन 21N में पेटेंट एजेंट की डेफिनेशन दी गई है। और इसके आगे देखिए मैंने लिख दिया है रेफर सेक्शन 125 चैप्टर नंबर 21। चैप्टर 21 में सेक्शन 125 में पूरा पेटेंट एजेंट के बारे में बताया गया है कि इनका रजिस्टर आपको रखना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ये सब पूरा सेक्शन चैप्टर 21 में पूरा पेटेंट एजेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर सेक्शन नंबर 21B क्या दिया गया है? कंट्रोलर। कंट्रोलर मीन्स द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क CGPDTM। मतलब क्या है? कंट्रोलर की डेफिनेशन दी गई है, मतलब इन्होंने बोला इस एक्ट में जहां पर भी कंट्रोलर शब्द आएगा उस कंट्रोलर का मतलब ही यही होगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM, ठीक है। रेफर सेक्शन 73 चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के 73 सेक्शन में पूरा डिटेल में गिवन है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, पूरे अच्छे से समझ में आ गई। सिंपल, सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हम कोई भी पेटेंट के लिए जाते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, अपना नाम, अपना एज, अपना एड्रेस, अपना इन्वेंशन। तो जब इन्वेंशन के बारे में बताना पड़ता है तो इन्वेंशन की डिटेल्स हमें चेक करनी पड़ती है कि भाई ये हमारा इन्वेंशन पेटेंटेबल है, मतलब हमको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है, ये पेटेंटेबल है भी या फिर नहीं है,
ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए मैंने आपको पूरी 4 कंडीशन बता दी, कौन कौन सी कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी। और इसके साथ साथ इन 4 कंडीशन के साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ यूज हुए हैं उनके साथ साथ मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बता दिया कि नहीं बता दिया? नहीं बता दिया हो तो अगर आप चाहें तो वापस से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया दोस्तों सेक्शन नंबर 21J। 21J क्या है ये? इन्वेंशन। सेक्शन नंबर 21J ये हमें क्या बता रहा है? इन्वेंशन बता रहा है। इसके बाद है हमारा 21JA। 21JA हमें क्या बता रहा है? इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप सेक्शन 2 है, मतलब ये समझिए ये बता क्या रहा, मतलब इनकी डेफिनीशन गिवन है। जो भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी शब्द, इनकी सबकी डेफिनीशन दी गई है दोस्तों इन सेक्शन में। सेक्शन 21J, सेक्शन 21J। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 21AC। 21AC AC है मतलब आप समझ जाइए कैपेबल, इसका उल्टा कर दीजिए, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 21B कंट्रोलर। क्या देखा हमने? कंट्रोलर। और इसके बाद हमने देखा सेक्शन 21N पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट। ठीक है, बहुत सिंपल बेसिक बेसिक पढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम आपको वहां पर पूरा डिटेल में सेक्शन 1 सेक्शन 2 हर एक सेक्शन की अलग अलग क्लास आपको मिलेगी, सब डिटेल में बताएंगे। यहां तक आपको पिक्चर क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब बात आती है कि आपने पेटेंट के लिए चेक कर ली अपनी एलिजिबिलिटी, आपने देख लिया कि हमारा इन्वेंशन पेटेंटेबल है, हमने उसको पेटेंट करा दिया। पेटेंट कराने के बाद क्या हुआ? अब इस बीच का जो पूरा प्रोसेस है, जब हमने उसको पेटेंट कराया उसका जो पूरा प्रोसेस है बीच का, वो प्रोसेस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप ये समझिए आपने पूरा उसका प्रोसेस कर लिया, दे दिया आपने, सब कुछ हो गया, आपकी एप्लीकेशन चली गई, एग्जामिन हो गई, सब कुछ हो गई। अभी आप उसको बिल्कुल मत टच करिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बस आप वैसे पढ़ते चलिए। होने के बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको मिलता है क्या बोलते हैं? पेटेंट। अब आपको दोस्तों मिल गया पेटेंट, पेटेंट ग्रांट हो गया। पेटेंट आपको कौन देता है? पेटेंट आपको देते हैं दोस्तों कंट्रोलर। कौन देता है? कंट्रोलर। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कंट्रोलर, मैंने अभी आपको बताया कहाँ डिफाइन है वर्ड? सेक्शन 21B। इसीलिए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताते चल रहा हूँ, याद करके रखिएगा। कंट्रोलर आपको पेटेंट देगा। अब पेटेंट के साथ दोस्तों आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, उनको बोला जाता है एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, एक्सक्लूसिव राइट्स। ठीक है, अब जो राइट्स आपको दिए जाते हैं, जो एक्सक्लूसिव राइट्स, ये राइट्स डिफाइन कहां पर हैं? ये राइट्स डिफाइन है सेक्शन नंबर 48 में। सेक्शन नंबर 48 में। अब एक चीज समझिए दोस्तों, आपको पेटेंट ग्रांट हुआ, पेटेंट मिला कहां पर आपको? कंट्रोलर ने आपको पेटेंट दिया, पेटेंट आपको मिल गया। पेटेंट के साथ आपको क्या मिलेगा? पेटेंट के राइट्स मिलेंगे, और पेटेंट कितने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब उसका टर्म, ये आपको पता चलता है। तो टर्म आपको पता चलेगा कि भैया आपको 20 ईयर्स के लिए आपको पेटेंट दिया गया, 20 साल के लिए। अब ये टर्म कहां पर डिफाइन है मेरे भाई? सेक्शन नंबर 53। सेक्शन नंबर 53 में ये टर्म डिफाइन है। अभी बिल्कुल घबराइए नहीं, बस जो पढ़ा रहा हूं बस वैसे पढ़ते चलिए। सेक्शन 53 में आपको बोल दिया कि 20 साल के लिए लो हमने तुम्हें पेटेंट दे दिया, और साथ ही साथ हमने तुमको ये राइट्स दे दिए। तो राइट्स गिवन है सेक्शन नंबर 48 में। राइट्स क्या कहते हैं थोड़ा सा समझिए। एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। द पेटेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लॉ स्टेट्स दैट द इन्वेंशन कैन नॉट बी कॉमर्शियली मेड, यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंपोर्टेड और सोल्ड बाय अदर्स विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। मतलब मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए, अब कोई भी मेरे इन्वेंशन का ना तो यूज कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना इंपोर्ट कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना ही उसको बना सकता है, ना ही उसको कमर्शियली कहीं पर भी यूज कर सकता है बिना मेरी परमिशन के। द पेटेंट ओनर मे परमिट अदर पार्टीज टू यूज द इन्वेंशन ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बहुत बच्चों के अंदर ये सब कंफ्यूजन रहते हैं। मैंने वो सारे कंफ्यूजन यहाँ पर मैं एक एक अपनी हर एक क्लास में मैं वो कोशिश करता हूँ वो सारे कंफ्यूजन या सारे डाउट्स मैं लेके चलूँ, ताकि उनके मन में कभी डाउट ना आए। और फिर भी जिसको कोई डाउट आ जाता है तो मुझे मैसेज करके पूछ लेता है। द पेटेंट ओनर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द पेटेंट ओनर मे परमिट अदर पार्टीज टू यूज द इन्वेंशन ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। अब देखिए,
पेटेंट ओनर अगर चाहे तो किसी को भी अपना इन्वेंशन यूज करने के लिए बोल सकता है। अब जब बात आ रही है कि अभी तक क्या हुआ, कंट्रोलर ने जो है भैया आपको दिया पेटेंट। किसको दिया? जो पेटेंट का ओनर है। पेटेंट के ओनर को कंट्रोलर ने क्या दिया? पेटेंट दिया। तो जब पेटेंट मिला तो पेटेंट के साथ साथ आपको क्या मिला दोस्तों? राइट्स मिले। क्या मिले? एक्सक्लूसिव राइट्स। अकेले राइट्स नहीं, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव राइट्स मिले। कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 48 में। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब वो मेरी मर्जी, मैं उसका कुछ भी करूं, मैं किसी को बेचूं या नहीं बेचूं, मैं खुद काम करूं क्या करूं, वो मेरी मर्जी। मतलब मुझे पूरी तरह से एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए। अब सवाल ये आता है कि अब मैं अगर किसी दूसरी पार्टी को दूंगा तब क्या होगा उस केस में। तो यहां पे जो लाइन लिखी है, पेटेंट ओनर मे परमिट अदर पार्टीज टू यूज द इन्वेंशन ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, दे सकता है। लेकिन अब देगा तब उस केस में क्या होगा? देखिए यही डिफाइन है दोस्तों मेरे सेक्शन नंबर 21F में, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहां पर हमने बात करी है एक्सक्लूसिव राइट्स की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव लाइसेंस की। दोनों में फर्क है। एक्सक्लूसिव राइट्स किसको मिलता है? जो पेटेंट ओनर होता है उसको मिलता है। लेकिन अब लाइसेंस की बात आ गई, एक्सक्लूसिव लाइसेंस, तो लाइसेंस किसको मिलेगा? लाइसेंसी को। लाइसेंस किसको मिलेगा दोस्तों? लाइसेंसी को। अब लाइसेंसी कौन हो सकता है? अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दोस्तों मैंने कोई इन्वेंशन बनाया, या मान लीजिए मैंने कोई एक मेडिसिन बनाई, मैंने कोई एक ऐसी दवा बनाई, ठीक है, मैंने मेडिसिन बनाई, मान लीजिए मुझे इसके लिए पेटेंट मिल गया। मुझे इसके लिए पेटेंट मिल गया। पेटेंट मिलने के बाद क्या हुआ? मुझे पूरी तरह से सारे राइट्स मिल गए। अब दो तरीके हैं इसके, मुझे राइट्स मिल गए। राइट्स मिल गए मुझे, कहाँ पर डिफाइन है राइट्स? मैंने आपको अभी बताया, सेक्शन नंबर 48 में। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए मुझे। अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो मैं खुद बनाऊं, सेल्फ, ठीक है। दूसरा तरीका, मैं अदर कंपनीज या पार्टीज को ऑफर कर दूं। अब कैसे करेंगे समझिए। या तो मैं खुद बनाऊं, मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, मुझे पेटेंट मिल गया, अब मैं काम करता हूं, मैं एक बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग अपना कंपनी खोलता हूं, अपना इंडस्ट्री खोलता हूं, वहां पे अपनी दवाई जो है उसको बनाना शुरू करूंगा, मेडिसिन अपनी मैन्युफैक्चर करूंगा, बनाऊंगा मैं, ठीक है, और उसके बाद उसको सेल करूंगा, उससे पैसे कमाऊंगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, मान लीजिए आपको पेटेंट तो आपको मिल गया, आपने इन्वेंट कर दिया, कोई ऐसा इन्वेंशन कर दिया, आपको उसके लिए पेटेंट मिल गया, लेकिन आपके पास, आप फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, आप फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, और जगह बहुत सारी जगह, मोस्टली ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो इन्वेंशन, जो पेटेंट ले लेता है, कई बार ऐसा होता है, वैसे तो कंपनीज ले लेती हैं, अगर मिल जाता है कंपनीज को तो बात अलग है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो करते हैं थर्ड पार्टी को इनवाइट करते हैं, किसी कंपनी को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला या तो मैं खुद बनाऊंगा। अब मेरे पास, मैंने देखा पैसे ही नहीं है, ना तो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी खोल सकता हूँ, ना ही मैं अपनी कोई इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, ना ही कुछ, मतलब कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं कॉन्टेक्ट करूँगा किसको? मैं कॉन्टेक्ट करूँगा सिप्ला को, या मैं कॉन्टेक्ट करूँगा सन फार्मा को, ठीक है। इनसे बोलूँगा एक काम करो भैया, एक एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट पे साइन कर लो, एग्रीमेंट पे साइन कर लो। अब क्या होगा? जब एग्रीमेंट पे साइन हो जाएंगे तो मैं उनको बोलूँगा तुम मेरा जो इन्वेंशन है, मेरी जो टेक्नोलॉजी या मेरा जो प्रोसेस है, जो मैंने मेडिसिन बनाई है, इसको तुम अब यूज़ कर सकते हो, तुम इसको बेच सकते हो, इसको रीसेल कर सकते हो, जैसे चाहे वो कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ रॉयल्टी देनी होगी। इसके बदले में तुमको मुझे कुछ रॉयल्टी देनी होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्रीमेंट किया, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं दोस्तों एक्सक्लूसिव लाइसेंस। मतलब मैंने दूसरी पार्टी को, दूसरी कंपनी को एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया कि अब तुम मेरे बिहाफ पे, अब तुम बेचो, अब तुम बेच सकते हो, तुम बना सकते हो, तुम रीसेल कर सकते हो, तुम जैसे चाहे वैसे बेच सकते हो, बशर्ते मुझे उसकी तुम्हें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो इसी एग्रीमेंट को बोला गया एक्सक्लूसिव लाइसेंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही लाइसेंस है, एक्सक्लूसिव। फिर से वर्ड को समझिए, एक्सक्लूसिव लाइसेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही लाइसेंस है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, यहां तक कि मैं भी नहीं यूज कर सकता हूं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या होगा? पहले कंट्रोलर आपको पेटेंट देंगे, जो पेटेंट ओनर है। मुझे पेटेंट मिल गया, पेटेंट ग्रांट हो गया। अब मैं उसको दो तरीके से उस पेटेंट का यूज कर सकता हूं, या तो मैं खुद करूं, या मैं दूसरी कंपनी को दे दूं।
तो मैंने कहा खुद करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या किया, मैंने कहा मैं गया जय सन फार्मा के पास, सिप्ला के पास, इनके पास पहुंच गया। मैंने कहा लो भाई ये यूज़ करो, ये मेरा पेटेंट देख लो, ये मेरा पेटेंट है, ये मेरा इन्वेंशन है, आप देख लो, आप इसको यूज़ करो, एग्रीमेंट पे साइन करो, मुझे रॉयल्टी देते जाओ, आपको जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यही है दोस्तों एक्सक्लूसिव लाइसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वाइवा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। exclusive license, section number 21F, it means a license from a patentee। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, a license from a patentee which confers on the licensee and persons authorized by him to the exclusion of all other persons including the patentee। जिसको चाहे वो उसको लाइसेंस दे सकता है, ठीक है। पेटेंटी भी मतलब जो ओनर है वो भी नहीं यूज कर सकता बिना उसकी परमिशन के। बात समझ में यहां तक आ गई? सिंपल पूरा क्राइटेरिया समझ में आया आपको? पेटेंट होता है, क्या होता है, कैसे मिलता है, कहां से शुरुआत होती है, कहां से, आपको मैंने पूरी कहानी समझाई इन 40 मिनट में। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स और साथ ही साथ आपका होमवर्क, ठीक है। क्या आपको अब आगे करना है? अब डिले मत करिए, अब अपनी ट्रेन पटरी पर आ चुकी है। आज से बेसिकली अपनी एक्चुअल क्लासेस अब शुरुआत हो रही हैं। अभी तो आपका बेसिक्स तैयार करवाना था, आपका फाउंडेशन। क्योंकि देखिए अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर पेटेंट की एप्लीकेशन लगती हैं। पेटेंट की एप्लीकेशन कितनी होती हैं? 5 होती हैं। अब आपको पता ही नहीं है पीसीटी क्या होता है, तो फिर आपको आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पीसीटी, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन, इंटरनेशनल फेज क्या होता है, नेशनल फेज क्या होता है, सब कुछ बताया। इसीलिए पहले मैंने आपका फाउंडेशन तैयार करवाया। फाउंडेशन जब तैयार हो जाता है तब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। सेम वैसे ही मैं आपको पेटेंट्स एक्ट के लिए भी कर रहा हूँ। अभी हमारा फाउंडेशन तैयार हो रहा है, फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, हार्डली एक और क्लास होगी आपका फाउंडेशन तैयार। उसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन, और सेक्शन के ख़त्म होते ही चलेंगे रूल्स और मैनुअल की तरफ। कुछ कुछ रूल्स साथ में भी लेके चलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर मैनुअल्स पकड़ेंगे, और साथ ही साथ फिर हम लोग डिज़ाइन का भी पार्ट पकड़ेंगे, डिज़ाइन एक्ट और डिज़ाइन रूल्स। वो ज़्यादा बड़ा नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। हार्डली आप मान के चलो 4 से 5 दिन का वो, बस आपका वो मैक्सिमम 2 या 3 या 4 क्लास में आपका पूरा डिज़ाइन एक्ट और डिज़ाइन रूल मैं पूरा आपका 4-5 क्लास के अंदर अंदर ख़त्म कर दूंगा। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम लोग बात कर रहे थे आपके होमवर्क की। मैंने आपको बताया था दोस्तों, पेटेंट एक्ट में दोस्तों टोटल 23 चैप्टर्स हैं, और सेक्शन कितने हैं दोस्तों? 163। पेटेंट रूल्स में अगर हम बात करें दोस्तों, पेटेंट रूल्स में हमारे कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। और रूल्स कितने हैं दोस्तों? 139। ठीक है। रूल्स के साथ साथ इसमें हमारे 5 शेड्यूल भी दिए हुए हैं, ठीक है। इन शेड्यूल में हमें फीस, फॉर्म, कॉस्ट सब कुछ दिया गया है। वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चैप्टर्स के नाम दे रहा हूँ और साथ ही साथ सेक्शन दे रहा हूँ। क्या आपने इनको लर्न किया है दोस्तों? क्या आपने इनको अभी तक याद किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया दोस्तों तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं समझ सकते मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो एटलीस्ट मेहनत करो। मुझे उसके बदले में आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करो, ठीक है। और मज़ा आएगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक बार आपकी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, आपकी लाइफ सेट है। लोग बोलते हैं ना कि पेटेंट एजेंट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास क्लाइंट आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है, दम है, ज्ञान है तुम्हारे अंदर, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो रोक नहीं सकती आपको आगे बढ़ने से। अगर आपके अंदर नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, अपने आप क्लाइंट आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा, अगर नॉलेज है आपको, बस कैसे वो सारी चीज़ें करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, कैसे क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट करना, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आपका पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोस्तों होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था साथ साथ करके आप याद करते चलिए। तो 7 चैप्टर दोस्तों आप याद कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 7 चैप्टर में कितने सेक्शन हैं आपको ये याद करने। अगर आपने याद कर लिए तो अब अगला होमवर्क, नेक्स्ट होमवर्क है आपका चैप्टर नंबर 8 से लेकर के और चैप्टर नंबर 15 तक अब आपको पढ़ना है। पहले में 1 से 7 याद करने थे, अब आपको 8 से 15 याद करने हैं। और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, उसमें आपको फिर, अभी
3-4 दिन का टाइम है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन है। इन 4 दिन में आपको ये 8 से 15, मतलब मैं ये चाहता हूँ पूरे 15 तक आप कंप्लीट कर लें, और उसके बाद लास्ट में आपको करने हैं 16 से 23, 16 से 23, ये जो हमारे बचे हुए चैप्टर ये आपको लास्ट में याद करने हैं। ठीक है, जब हमारी सैटरडे वाली क्लास हो जाएगी उसके बाद संडे मंडे में आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये सेक्शन भी पढ़ने। देखिए मैंने यहाँ पर इसीलिए हर एक सेक्शन के साथ उसके जो की वर्ड्स हैं या जो उसके टर्म्स हैं, या मतलब कि जो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो मैंने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ नेसेसरी आपके ऊपर लोड आए, बर्डन आए और आप पढ़े नहीं, मतलब आप दूर भागें सब्जेक्ट से, आपको डर ना लगे, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये चैप्टर के नाम और सेक्शन याद करने को बोले। सेक्शन तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब आपको कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट मेरे भाइयों, अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी करिए, प्लीज़ इसको पढ़िए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे फिर हम लोग चलेंगे अपने रूल्स की तरफ। मैंने इसीलिए बोला मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाता हूँ, और बहुत पूरा एक एक चीज़ मैं आपको टॉपिक वाइज लेके चलता हूँ। इसलिए मैं आप पूरा, मैंने बोला है कि सैटरडे को जो मेरी क्लास होगी तब तक आप एटलीस्ट, सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी इसकी पेटेंट एजेंट, ये जो हमारा चल रहा है फाउंडेशन, इसकी सेकंड क्लास होगी सैटरडे को, तब तक आप एटलीस्ट 15 पढ़ लीजिए। और जब सैटरडे को क्लास हो जाएगी तो संडे एंड मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे को रात में क्लास होती है 10 बजे, तो भी आपके पास पूरे पूरे 3 दिन हैं। इन 3 दिन में फिर आपको ये 16 से 23 पढ़ने, ये जब आप पूरे पढ़ लेंगे, इसके बाद ट्यूसडे के बाद मैं आपको दूंगा ये चैप्टर्स, आपके रूल्स हैं इनको याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्यूसडे से अपनी सेक्शन वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ट्यूसडे से अपनी सेक्शन वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सेक्शन के साथ साथ रूल्स को भी कंबाइन करके चलूँगा। इसलिए आपको अभी ये याद कर लेने, और जब हमारी सेक्शन वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं चाहता हूँ तब तक आपको पेटेंट्स एक्ट के पूरे चैप्टर्स लर्न हो जाएँ, और उसके बाद जब ये क्लास स्टार्ट हो तब आप रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करें। बस आप इसको करते चलिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना, जैसे बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही करना, आपका पेपर क्वालिफाई होगा, आप बेफिक्र रहिए आप। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्लास, अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी दोस्तों सैटरडे को, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेकेंड क्लास में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो आपका आधा काम प्रैक्टिकल वाला, आप समझिए कि आपका आधा काम पूरा हो गया। मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाएगा कि पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिस्टम क्या है, कैसे चलता है, पेटेंट एप्लीकेशन कहाँ जाती है, फिर एग्जामिनर के पास, फिर एग्जामिनर क्या करता है, फिर कहाँ जाती है, हियरिंग होती है, अपोजिशन आता है। ये पूरा अगर सिस्टम आपको समझ में आ गया तो आप मान के चलिए दोस्तों आपका आधा काम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसको बिल्कुल मत स्किप करिएगा। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, कोई आपके मन में डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।